बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह मैक्रो इकनॉमिक्स को स्टडी करेंगे और बीकॉम पार्ट 1 को हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी मैं लेक्चर नॉर्मली जो बेस मैं बना के बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहा हूँ, ताकि उसी हिसाब से उसी पैटर्न से जो पेपर्स में आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, उसी को हम देखकर इंशाअल्लाह हम पूरा आज हम लेक्चर इसको हम कवर अप करते हैं। मैक्रो इकनॉमिक्स याद रखिएगा कि हमने माइक्रो इकनॉमिक्स को ऑलमोस्ट हमने कुछ उसका कवर पार्ट कर लिया था, लेकिन अब चूँकि हम ऑनलाइन ये लेक्चर्स दे रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्रो इकनॉमिक्स में इजी टॉपिक्स को फोकस कर सकें। ये बात जहन में रखिएगा कि पहले मैक्रो इकनॉमिक्स का पोर्शन भी 40 मार्क्स का है, और ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि इसमें आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे और यू हैव टू बी डिलीवर 2 क्वेश्चंस। आपको 2 क्वेश्चंस के जवाबात लिखने होंगे। हर क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो जो आज हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है आपके पास नेशनल इनकम। नेशनल इनकम याद रखिएगा स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट 1 के लाजमन इसमें एक क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, और आपकी लक है कि वो 20 से 30 नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन आप पास पेपर्स उठाकर देख लें तो ऑलमोस्ट 20 नंबर का एक सॉलिड क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है। तो ये बहुत आपके लिए एक इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाजमन इस पे ग्रिप लेनी है, और इंशाल्लाह कोई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। यू हैव टू बी इजीली कवर अप आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट ये जहन में रखिए कि ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक अहम कॉन्सेप्ट हमारे पास जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे मैक्रो इकनॉमिक्स में काम आएगा। तो ये आप ज़रा लिख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग बाय प्रोडक्शन, पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। विच fulfills utility or satisfaction। यानी कि मायने ये हुए, देखिए हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के मायने ये लेंगे कि हर वो चीज़ जिसको हमको यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। अब इसके मायने ये है कि हम एक जनरल सेंस में प्रोडक्शन के मायने लेते हैं तो बच्चा यही समझता है कि प्रोडक्शन के मायने होते हैं कि आपने जो है कोई चीज़ फैक्ट्री में बन रही हो। अब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर भी प्रोडक्शन हुआ है, फैक्ट्री में बना है। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ प्रोडक्शन के यही मायने नहीं हैं। जैसे आप फल खाते हैं, आप सब्जियां लेते हैं, ये सब के सब प्रोडक्शन में आएंगे, हालांकि किसी फैक्ट्री में नहीं बने, क्योंकि विच गिव्स यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। जो भी हमको यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जिसे हम फुलफिल कर रहे हैं, तो हम टेक्निकल इसको क्या कहते हैं, टेक्निकल हम इसको प्रोडक्शन कहेंगे। अब इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन हो सकता है। एक फैक्टर भी इसमें कम होगा तो आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं होगी। अब हम उसको एक चार्ट के ज़रिए हम समझते हैं। पहले कॉलम हम लिखते हैं नेम ऑफ फैक्टर, दूसरे में हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, एंड द थर्ड वन इज रिवॉर्ड।
सबसे पहला फैक्टर है आपके पास लैंड, जिसके मायने ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, और इसका रिवॉर्ड होता है रेंट। क्या ये इसके मायने है, मैं पूरा ज़रा कंप्लीट लिख लूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। सेकंड फैक्टर है आपके पास लेबर, हु वर्क्स फॉर मनी, इसका रिवॉर्ड होता है वेजेस या सैलरीज। थर्ड है आपके पास कैपिटल, इसकी डिस्क्रिप्शन है फ्रॉम विच वी स्टार्ट और रन द बिजनेस, और इसका आपका रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट। एंड नंबर 4 इज एंटरप्रेन्योर, शिप, या जिसको हम ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। ये कौन होता है? वो कंट्रोल्स रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। आप स्टूडेंट्स को सिर्फ ये 4 नाम याद करना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि यही आपके आगे बहुत काम आएंगे। डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली आपको समझाने के लिए लिखी है, और रिवॉर्ड के नाम भी याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। इन दोनों का आपस में काफ़ी लिंक होगा जो कि आगे आपके काम आएगा। देखिए, लैंड से हम क्या मुराद लेते हैं? जनरल अगर हम लैंड के मायने लेते हैं तो ज़मीन इसको हम लेते हैं, ज़मीन जिस पे हम घूम फिर रहे हैं, जिस पे हम चल फिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लैंड मायने हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो, ज़मीन पर हो, या ज़मीन के नीचे हो, ये सब आपके जो है ये नेचुरल रिसोर्स हैं। और जैसे दरख्त हो गए, जैसे जंगलात हो गए, जैसे खेत हो गए, जैसे समंदर हो गए, मादनियात हो गए, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्स में आएंगे, और सब के सब इकोनॉमिकली टर्म में हम उसको लैंड कहते हैं। अब लैंड का रिवॉर्ड क्या है, यानी कि हमें लैंड पे मिलता क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम सारे फैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। लेबर है आपके पास सेकंड फैक्टर। देखिए, नॉर्मली हम लेबर से मुराद ये लेते हैं जो मतलब कि मजदूर टाइप के लोग होते हैं, जो खड्डे खोदते हैं, जो मेसन होते हैं, जो यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही लेबर हो। याद रखिएगा, हर वो आदमी जो पैसे के लिए काम कर रहा है वो लेबर है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कि गंदे कपड़े में ही हो, वो एक सूटेड बूटेड भी होता है, क्योंकि वो सैलरी के लिए काम कर रहा है, वो पैसों के लिए काम कर रहा है। चाहे उसमें रिसेप्शनिस्ट हो, अकाउंटेंट्स हों, चाहे उसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हों, वकील क्यों ना हो, ये सब के सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में वो लेबर कहलाएंगे। इवन टीचर इज ऑल्सो अ फैकल्टी, कम्स इन लेबर। थर्ड आपके पास कैपिटल। इससे आप अच्छी तरह आपको वास्ता होगा कि कैपिटल क्या होता है, जिससे आप बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आइदर इट इज़ इन कैश फॉर्म और इट इज़ इन अदर एसेट फॉर्म, किसी भी शेप में हो सकता है, वो आपका कैपिटल होता है जिससे आप कारोबार को स्टार्ट या रन करते हैं या आगे लेकर जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। अक्सर बच्चों को ये मुश्किल लफ्ज़ लगता है, तो उसका एक आसान है ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? रिमेनिंग तीनों जो फैक्टर्स हैं उसको कंट्रोल करना होता है। मिसाल के तौर पे ये एक इंस्टीट्यूट है। अब एक इंस्टीट्यूट में ये लैंड पर है, हम टीचर्स लेबर एज ए काम कर रहे हैं इधर, और जाहिर सी बात है किसी ने यहाँ इन्वेस्ट किया है। यहाँ देखें सारे इतने इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ XYZ हर चीज़ मौजूद है जो इंस्टीट्यूट के लिए होनी चाहिए। अब इसको कोई कंट्रोल कर रहा होगा ना, वो डेफिनेटली एक आदमी होगा जिसको हम कोई भी नाम कह सकते हैं, चेयरपर्सन भी कह सकते हैं,
जिसको हम जो है मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम उस आदमी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जो नॉर्मली डेफिनेटली बिजनेस का ओनर होता है या उसका कोई ख़ास बंदा होगा कि वो जो कहेगा कि भाई तुमने ये काम करना है, यही सबको कंट्रोल करता है कि भाई रेंट कैसे देगा। ऐसा तो नहीं कि जो भी रेंट पर है वो जो है लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से आ जाए, टेनेंट के नहीं मैं अपनी मर्जी से किराए दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट्स को कहें भाई तुम भी दिल चाहे आ जाना, टीचर अपने हिसाब से आ जाएगा, भाई कोई एक बंदा उसको कंट्रोल कर रहा होगा, जिसकी डायरेक्शंस पे हम सब फॉलो कर रहे होंगे, तो दैट पर्सन नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये तो इसकी डिस्क्रिप्शन थी। अब ये बात जहन में रखिएगा कि इनके रिवॉर्ड्स को हमने फॉलो अप करना है। लैंड का रिवॉर्ड है रेंट, लैंड हमको रेंट देता है, ये जहन में रखिएगा। अब आपके जहन में, स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर किस तरह रेंट देता है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ किस तरह रेंट देंगे। आपने कहा कि नेचुरल सोर्सेज हैं वो सब लैंड में कवर होंगे, तो देखिए अब पहाड़ पे भी ऐसे जाके आप माइनिंग नहीं कर लेते, या पहाड़ पे आप ऐसे जाके उसको क्रश नहीं कर सकते, बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है उसका। इसी तरह आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग भी ऐसे जाके नहीं कर सकते, उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। इवन आप जंगल से लकड़ियाँ काट रहे हैं तो ऐसे मुँह उठा के आप लकड़ियाँ नहीं काट लेंगे, आपको गवर्नमेंट को यू हैव टू बी पेड सम मनी। इसी तरह समंदर है, समंदर में नॉर्मली आप जहाज़ जब लंगर अंदाज होंगे तो डेफिनेटली वो भी एक टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो इट इज़ अ शेप ऑफ रेंट। तो जिस तरह हम एक आम आदमी फ्लैट या मकान ले रहा होता है, सिर्फ वही ज़रूरी नहीं रेंट पे कर रहा है, ऑल नेचुरल सोर्सेज मस्ट हैव पे रेंट, ये उसका रिवॉर्ड है। सेकंड, लेबर डेफिनेटली जो पैसे के लिए काम करता है तो उसका रिवॉर्ड वेजेस या सैलरीज होती हैं। वेजेस में एक फ़र्क ये होता है कि ये डेली बेसिस पे होती है, सैलरीज मंथली बेसिस पर होती है, यानी कि वेजेस हम कहते हैं दिहाड़ीदार लोग को, सैलरी महीने के जो आखिर में मिल रही होती है लोगों को। तो ये बहरहाल चाहे वो रोज़ की मिल रही हो या महीने में मिल रही हो, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे कि वो उसका रिवॉर्ड है वेजेस या सैलरीज। कैपिटल सरमाया है, उसका रिवॉर्ड है आपके पास इंटरेस्ट, सूद। जाहिर सी बात है अगर मेरे पास 10 लाख है, मैं अगर कारोबार नहीं करूँगा तो मेरे पास अल्टीमेटली एक ऑप्शन ये आता है कि मैं उसको बैंक में रख कर सीधा सीधा सूद लूँ, तो ये भी उसका याद रखेगा रिवॉर्ड होता है। एंड द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। देखिए मालिक जो होता है वो नॉर्मली सैलरी बेस्ड नहीं होता, सही है, वो सैलरी के लिए काम नहीं करता, उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो उसका रिवॉर्ड जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट होगा, सही। अगर वो सैलरी अर्न करता है तो अल्टीमेटली याद रखिएगा वो लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ये एक ज़रूर इस पॉइंट पे बहस रखिएगा ज़्यादा। तो अब मैं समझता हूँ इसमें मैंने काफ़ी इसको आपको डिटेल में समझा दिया है। आपको जो याद करना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम और उनके रिवॉर्ड्स, ये आपको है टोटल याद करना है। अब ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे के क्लासेस में, आगे के लेक्चर्स में, और ये आप उसको ज़रूर याद रख लें, और इजी इंशाल्लाह याद भी हो चुका होगा। अब हम आते हैं नेशनल इनकम के ही चैप्टर में, क्योंकि इसकी नीड बड़ी थी आपके पास, बगैर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ये चैप्टर आप इतना ईजिली ग्रिप में नहीं ले सकते थे। अब नेशनल इनकम की डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको कोई सी भी 2 डेफिनेशंस याद कर लें। मैं एक डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं, मार्शल की, the labor and capital
resources of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, either material or non-material, जिसको हम सर्विसेज भी कहते हैं। ये मार्शल ने डेफिनेशन दी है। अब ये डेफिनेशन देखें, वही आ गया द लेबर एंड कैपिटल, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से ये दो फैक्टर्स आ गए यहाँ पर, तो वो उसकी अहमियत आपको बता रहा हूँ कि आगे के मैक्रो में भी इसकी बड़ी अहमियत है। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप याद रखें। कह रहे लेबर और कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को, अब ये नेचुरल रिसोर्सेज कह दिया या लैंड कह दें, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो कह रहे लेबर और कैपिटल जब आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे वर्कआउट करते हैं तो वो कोई चीज़ बनाएंगे। एनुअली सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज़, जब वो चीज़ बनाएंगे वो सर्विसेज की शक्ल में भी हो सकती है, वो आपकी फिजिकल कोई चीज़ की शक्ल में भी हो सकती है, तो वही आपकी जो है नेशनल इनकम कहलाती है। अच्छा, अब इसके जो है सेकंड डेफिनेशन हम लिख देते हैं, ये और इजी वर्डिंग्स में मैं आपको लिखवा देता हूँ। द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड services produced the sum of all final goods, ये जरूर लफ्ज याद रखेगा, the sum of all final goods and services at market price produced in one country in one nation। अच्छा, ये डेफिनेशन भी आप याद कर लें, लेकिन ये मैंने बड़ी इजी वर्डिंग्स में आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ और इतनी लंबी डेफिनेशन भी नहीं है ये। और ये बात जहन में रखिएगा कि पूरा चैप्टर जो है आपका नेशनल इनकम का, काफ़ी इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आगे आएंगी, पूरा का पूरा चैप्टर इसी डेफिनेशन पर बेस कर रहा है। इसी डेफिनेशन से आगे वो चैप्टर कंटिन्यू होगा। द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सबसे अहम बात याद रखिएगा, इसमें एक लफ्ज़ है फाइनल और एक है मार्केट प्राइस। ये दो कॉन्सेप्ट आप ज़रूर अपने क्लियर करें। देखिए, एक चीज़ होगी प्राइमरी गुड, एक चीज़ होगी सेकेंडरी गुड,
और एक चीज होगी आपकी फाइनल गुड। अब नेशनल इनकम बेस कर रहा है आपकी फाइनल गुड्स पे। अब प्राइमरी गुड क्या है? प्राइमरी गुड होगी लेट सपोज कॉटन, बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपके पास कॉटन आई है। अब उस कॉटन से डेफिनेटली क्या होगा, धागा बनेगा, वो धागा कपड़े में कन्वर्ट होगा, वो उसको रंगा जाएगा। तो ये सब के सब क्या होंगे, जैसे आप मैंने कहा धागा बन गया, ये सब के सब सेकेंडरी गुड्स में आ गए। लेकिन फाइनल गुड इसका क्या होगा, कपड़ा। लेट सपोज शर्ट है, शर्ट आपकी फाइनल गुड हो गई। तो हम जो इसको लेंगे, हम क्या लेंगे, हम फाइनल गुड्स लेंगे। यानी कि शर्ट को हम मार्केट नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। यानी कि एक मुल्क में जितनी भी फाइनल गुड्स बनी है, मिसाल के तौर पे चेयर, कार, ट्रक, आपके जो फ्रूट्स आ रहे हैं मार्केट में, इवन मोबाइल्स, वॉचेस, XYZ, कोई भी आपकी एक चीज़ बनती है, आप उसकी जो है वैल्यू को काउंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्राइमरी गुड, सेकेंडरी गुड और फाइनल गुड। इसी तरह आप देखें, लेट सपोज गंदम उगती है, तो गंदम आपकी हो गई प्राइमरी गुड। अब वो गंदम हम डायरेक्ट तो नहीं खा लेंगे, वो डेफिनेटली उसके प्रोसेस होता है, उसके बाद वो जो है आटे में, फाइन आटे में या चक्की के आटे में कन्वर्ट होगी, तो वो आपकी फाइनल गुड हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी गुड को हम सेकंड फेज में ही जो होगा वो आपका फाइनल गुड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बीच में सेकेंडरी गुड भी वो मटेरियल में आए। लेकिन हमने इसको प्राइमरी गुड ही को फोकस करना है। जैसे अच्छा हमें फाइनल गुड को ही फोकस करना है। फाइनल गुड की एक और भी डेफिनेशन हो सकती है, विच कैन नॉट बी रीशेप, जो अब मज़ीद रीशेप नहीं हो सकती। जैसे ये मार्कर है, मार्कर प्लास्टिक से बना, नॉर्मली इसमें एक प्लास्टिक यूज़ हुआ, इंक यूज़ हुई, अब तो ये बन चुका है ना, अब ये प्लास्टिक किसी और चीज़ में नहीं यूज़ हो सकता। तो यही अब आपका क्या हो गया, फाइनल गुड हो चुका है। अच्छा, सेकंड ये याद रखिएगा, इसको हम मार्केट प्राइस पर रहेंगे। अब देखें, जैसे लेट सपोज ये मार्कर, इसकी कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज़। तो हम जो है मार्केट प्राइस क्या होती है, जो सेलिंग प्राइस होगी जिस पर मार्कर बिक रहा है, तो इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, इसको हम टेक्निकली कहते हैं मार्केट प्राइस। अब एक मुल्क में एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है फाइनल, उसको आप मार्केट वैल्यू पर काउंट कर लें, आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। अब ये जहन में याद रखिएगा, सर्विसेज की भी एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, बड़ी बेस्ट एग्जांपल है, अभी मैं ये जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, सही है ना, ये वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, तो ये देखिए, ये ऐसे नहीं हो गया। इसके लिए इलेक्ट्रिशियन भी हमारे पास मौजूद है, कैमरामैन भी हमारे पास मौजूद है, लाइटमैन भी हमारे पास मौजूद है। यानी कि इसके लिए हमने देखे 3-4 लोगों की सर्विसेज ली है। हमने रूम को भी साफ़ किया होगा, डस्टिंग एंड क्लीनिंग वाले की भी हमने सर्विसेज ली। फाइनल सर्विस लेकिन क्या है, एक टीचर की है। वो टीचर आके वो लेक्चर जो है डिलीवर कर रहा है, वो लिख रहा है। तो ये याद रखिएगा, इसमें हम सारी जो सर्विसेज हैं उसको काउंट नहीं कर रहे। नेशनल इनकम में हम टीचर की सर्विसेज को काउंट करेंगे और उसकी जो भी वर्थ होती है उसको हम मॉनेटरी वेजेस में हम ऐड करते हैं। ये याद रखिएगा, हम सर्विसेज सेक्टर भी आपके मुल्क की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि आपके काउंट किया जाता है। तो अब जो है हमने डेफिनेशन को फोकस कर लिया। मैंने डेफिनेशन को भी एक अच्छा खासा टाइम लगा के आपको समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यही एक मेन चीज़ है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि नेशनल इनकम एक मुल्क की काउंट कैसे होती है। अभी फ्राइडे को ही आपका बजट आया है और उसमें ये आपको खबर मिली होगी कि आपके मुल्क की इकोनॉमी
या जीडीपी कम हो गया है, 0.4 पे आ चुकी है नेगेटिव, तो इसके मायने क्या हुआ है कि ये मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा तो बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें एग्जाम्पल ऑफ काउंटिंग नेशनल इनकम। एक मुल्क में लेट सपोज 10 गाड़ियां बनी एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। अच्छा, इसी तरह 30 चेयर्स बनी एट द रेट ऑफ 50 रुपीज। इसी तरह 20 पेंसिल्स बनी एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। अब जो है करोड़ों चीज़ें बनी होंगी, तो मैं करोड़ों चीज़ें तो नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 10 गाड़ियाँ हैं, 100 रुपये की अगर एक है तो लेट सपोज ये हो गया 1000 रुपीज़ हो गया आपके। 30 चेयर हैं और एक चेयर जो है 50 रुपये की है, तो ये आपके पास हो गए 1500 रुपये। 20 पेंसिल बनी, एक पेंसिल 30 रुपीज़ की बिक रही है, तो ये हो गया आपके पास 600 रुपये। तो आपके पास ये टोटल हो गए 3100। ये है आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू वर्थ, या जीडीपी भी आप इसको कह सकते हैं। यानी कि एक मुल्क में 3100 रुपये की मालियत की चीज़ें बनी, सर्विसेज मैंने इसमें भी इंक्लूड नहीं की। तो इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, इसको हम टेक्निकली कहते हैं कि ये आपकी नेशनल इनकम बन गई, जो कि यकीनन एक मुल्क की, एक नॉर्मल मुल्क की खरबों रुपए में होती है। समझे भाई? अब एक क्वेश्चन ये आता है, सर ये गिनता कौन है? ये कौन आपका जो है गिनेगा, कौन इसको काउंट करेगा? जाहिर सी बात है कितनी चीज़ें होंगी। तो देखें, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, महकमा शुमारियात, उसका ये काम है कि वो ये सब जो होगा इसको काउंट करेगा, और उसके पास टेक्निक्स होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास मैन पावर होती है, और वो कोई अभी पहली बार तो नहीं कर रहे, वो ये करते ही रहेंगे। तो ये उनका जो है पुराना उनके पास एक मौजूद होता है, उनका एक्सपीरियंस, जिसकी बेस पे वो हर साल नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। अब जैसे लेट सपोज आज 2020 है, उसमें 3100 नेशनल इनकम हुई। अब 2021 में 5000 अगर नेशनल इनकम हुई, तो हम कहेंगे कि उसमें ऑलमोस्ट जो है आपका 40% इजाफा हो गया। लेकिन अगर 2021 में 3100 के बजाय 2500 रुपये होती आपकी नेशनल इनकम, तो अल्टीमेटली वो अमाउंट नेगेटिव में जाएगी। तो इस साल जो पाकिस्तान की नेशनल इनकम या जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हुआ है, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमने पिछले साल की निस्बत कम पैदावार की है। तो बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना था। अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आता है कि वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब हम जो आपको वो बता रहे हैं, वो है आपके पास वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तकरीबन 6 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। पहला है आपके पास GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
जो डेफिनेशन मैंने आपको नंबर 2 डेफिनेशन जो अभी नेशनल इनकम की पिछली अभी 5-10 मिनट पहले मैंने लिखवाई आपको, वही डेफिनेशन ऑलमोस्ट जीएनपी भी है। मैं री अगेन लिख देता हूं, द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट market price produced in one country in one nation। अब देखें, ये तो डेफिनेशन पे मैं बहस भी कर चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ आपको काफ़ी डिटेल में। नेशनल इनकम हो या जीएनपी हो, दोनों पैरेलल सेम कॉन्सेप्ट हैं आपके। अब जो है इसको हम एक फॉर्मूला भी होता है, उसको हम देखते हैं मज़ीद। ये फॉर्मूले के ज़रिए आपको अच्छा एक समझ में आ जाएगा। जी प्लस आई जी प्लस सी प्लस एक्स माइनस एम। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, ये जहन में रखिएगा, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम एक फार्मूला भी दे देते हैं। एक इस तरह के हम फार्मूला बना देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को भी जहन नशीन करने में आसानी हो और फिर पता चल जाए कि हम जीएनपी पे नॉर्मली मेन क्या क्या कंपोनेंट्स लेते हैं। अब जी आपका स्टैंड करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई जी आपको स्टैंड करता है इन्वेस्टमेंट ग्रॉस, सी आपको करता है कंजम्पशन, एक्स शो करता है आपको एक्सपोर्ट्स एंड एम आपको शो करता है इंपोर्ट्स। अब ये फॉर्मूला इस तरह इंटरप्रेट हुआ कि एक मुल्क में जितनी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हुई, अब अच्छा देखिए ये फार्मूला आपको डेफिनेटली सिर्फ उसके पॉइंट्स लिखने होंगे। अब इनको आपको डिटेल में नहीं समझाना होगा फार्मूले को, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होता है आपका डिफेंस पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तरक्याती कामों में। इसी तरह नॉन एक्सपेंडिचर्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन पे। अलगर्ज हुकूमत जो भी, चाहे वो सूबाई हो चाहे फेडरल हो, जो भी वो खर्चा कर रही है तो वो आपका इसमें जीएनपी में काउंट होगा। अच्छा, अब इसी तरह एक ये तो हो जाते हैं सीधे सीधे खर्चे। एक होता है जो एक आम आदमी खर्चा करता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो अब जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें माइनस नहीं करेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 10 करोड़ लगाए हैं एक बिजनेस में, तो हम 10 के 10 करोड़ एज इट इज़ ले लेंगे इसके। अच्छा, सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन, यानी कि एक आम आदमी जो रोज़मर्रा अपनी डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो काम करता है, वो उसमें खाता है पीता है, वो उसमें कपड़े ले रहा है, घड़ियाँ ले रहा है, अपनी यूटिलिटी बिल्स वगैरह दे रहा है, वो सारा का सारा, यानी कि पूरी इस कौम का, अगर हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल पे आएँ तो 22-23 करोड़ आवाम जो जो खर्चा किया उसने एक साल में, हम उसको कंजम्पशन में लेते हैं और इस तरह जीएनपी पे उसको हम काउंट कर लेंगे। इसी तरह एक्सपोर्ट्स, जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो भी आप इजीली काउंट कर लेते हैं, उसको प्लस करते हैं। और इंपोर्ट्स को आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं, देखें ये भी एक याद रखिएगा कि डॉलर आपके मुल्क से बाहर गया, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो टेक्निकली आपकी जो सर्विसेज हुई या आपकी वजह से आपने जो कमाया उसको आपने डेफिनेटली इंपोर्ट करेंगे, तो आप उसको अपनी पाक रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो डॉलर्स टेक्निकली बाहर मूव ऑन हो गए। यानी कि जो आपकी एफर्ट्स आपके मुल्क में ही रहनी चाहिए थी ना, उसका जो इम्पैक्ट आपके मुल्क में आना चाहिए था वो तो अब नहीं आ रहा, अब वो बाहर मुल्क ट्रांसफ़र हो चुका है।
तो लिहाजा इसलिए हम इंपोर्ट्स को टेक्निकली क्या करते हैं, माइनस करेंगे और एक्सपोर्ट्स आपकी प्लस होंगी। तो ये आपके पास GNP का कॉन्सेप्ट आ गया। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास GDP। GNP या GDP अक्सर लोग पैरेलल ले रहे होते हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि आप ले सकते हैं, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि GDP में हम वी नॉट काउंट फॉरेन सेक्टर। GDP में हम फॉरेन सेक्टर को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा जी, अगर हम इसको फॉर्मूले की शेप में लें तो ये फॉर्मूले की शेप में ये होगा GDP इज इक्वल टू GNP माइनस फॉरेन सेक्टर। अब जब हम फॉरेन सेक्टर को क्यों माइनस करते हैं, उसका रीज़न ये है कि हम फॉरेन सेक्टर को इसलिए माइनस करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ, हमारे अपने मुल्क से कितना डेफिनेटली हमें बूस्टअप मिल रहा है। देखिए, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आपके मुल्क में आकर इन्वेस्ट करती हैं, आपके मुल्क में आकर बिजनेस करती हैं, लेकिन वो अपना सारा का सारा बिजनेस का बेनिफिट्स या प्रॉफिट आपके पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं रखें, वो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने मुल्क में, अपने जो उनका अपना मुल्क है, मे बी चाइना, मे बी अमेरिका, मे बी जापान, मे बी UAE, मे बी सऊदी अरेबिया, जो भी होगी वो वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम GDP में याद रखिएगा, हम वो चीज़ लेते हैं कि आपके मुल्क में ही वो चीज़ बनी और आपके मुल्क में वो चीज़ यूज़ हो रही है और आपके मुल्क में ही वो चीज़ को एंड भी कर दिया गया। अब मिसाल के तौर पे कि फॉरेन सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ का सारा बेनिफिट, सारा फ़ायदा बाहर जा रहा है, तो वो हम GDP में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम GNP में काउंट कर लेंगे। यानी कि GDP मजीद हम देख रहे हैं सिर्फ आपका मुल्क अपनी बेस पर कितना स्ट्रेंथ कर रहा है। जैसे एक बंदा बीमार हो गया, अब उसके अपनी एंटीबॉडीज कितनी हैं उसको देखा जाएगा, और अगर हम उसको ड्रिप देते हैं या उसको बाहर की मेडिसिन देखते हैं तो उससे बॉडी को क्या रिकवर होता है। रिकवर तो वो बॉडी कर रही है दोनों तरीक़ों से, यानी कि अपने सेल्स से भी, अपने इम्यून सिस्टम से भी और मेडिसिन से भी। तो आप ये कह सकते हैं GNP में मेडिसिन प्लस इम्यून सिस्टम जो बॉडी का उसको हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन GDP में हम आपका इम्यून सिस्टम को सिर्फ जो है उसी को काउंट करेंगे और बाकी किसी सिस्टम को काउंट नहीं करेंगे। तो ये आपके अभी 2 कॉन्सेप्ट हुआ, मज़ीद 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं।